हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। होप कि ऑल इज़ गुड एंड ऑल इज़ वेल और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी, याद होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने जो विद्युतिक उपकरण होते हैं उन चीज़ों के बारे में चर्चा की थी, जैसे प्रेस हो गया, हीटर हो गया, या इसके अलावा और जो विद्युतिक उपकरण है, गीजर हो गया, रोड हो गया, फ्रीज हो गया, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने आपको पढ़ाया। अगर कुछ भी छूटा हो तो आप लोगों के पास किताब है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर कि ये चीज़ जो है वो छूट गई। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक विद्युतिक उपकरण से छूट गया है तो आप मुझे बताना। अभी हमारे एक दो टॉपिक जो है वो पढ़े हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे जस्ट लाइक विद्युतिक मापक यंत्र जो है वो पढ़े हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम लोग विद्युतिक औजार के बारे में पढ़ रहे हैं। नया सिलेबस जो है तुम्हारा, जिस हिसाब से मैंने देखा, मुझे मोटर जनरेटर कहीं दिखा ही नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो दिखे ही नहीं उसमें। तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ें उसमें दे रखी है। तो आराम से अच्छे से जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, पढ़ना, टॉपिक देख लेना आप अलग अलग तरीके से कि क्या क्या चीज़ें जो है उसमें दे रखी है। वही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी उनको देना चाहिए था ऐसे करके टॉपिक की भैया वही तो बेस होता है इलेक्ट्रिकल का, मोटर जनरेटर। मुझे कहीं इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चीज़ें जो है वो आप लोगों की तो समझ में आई है। पढ़ के ज़रूर जाना, भरोसे मत रह जाना कि ये टॉपिक जो है वो दे नहीं रखे तो आएंगे नहीं या कुछ और नहीं, कुछ भी आ सकता है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जितना चीज़ हम लोगों ने जितनी चीज़ कवर की है उनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, ये मोटर, वो मोटर, ऐसी सीरीज मोटर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ के जाना और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना भी इन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं यार हम लोग, है ना। और ऐसा थोड़ी है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ज़्यादा पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रिकल ज़्यादा पढ़ना है। तो चीज़ भी वही देनी चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे रखी है, उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो छोड़ ही रखी है। लेकिन तुम लोगों को ज़रूर पढ़ के जानी है, क्योंकि पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आ गया तो बोलोगे गुरुजी फ़ायदा हो गया जी, पढ़ के गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग विद्युतिक औजार के बारे में बात करेंगे, टूल के बारे में। ठीक है, देसी भाषा में आप लोग क्या पढ़ते हो टूल को? जैसे घर में यूज़ करते हैं प्लास, पेचकस, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग, चाबी, पाना, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें जो है आरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तार वगैरह को छीलने के लिए चाकू वगैरह का यूज़ करते हैं। तो वही सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो इलेक्ट्रिकल औजार होते हैं हमारे। एक बात ध्यान रखना, कोई भी इलेक्ट्रिकल औजार आप यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा ही क्या होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए। हमेशा ही क्या होना चाहिए? वो इंसुलेटेड होना चाहिए। जितना इंसुलेटेड होगा, जितना अच्छा इंसुलेशन होगा, विद्युत का झटका लगने की संभावना उतनी कम होती है। इसलिए विद्युतिक औजार क्या होना चाहिए? हमेशा ही इंसुलेटेड होता है। ठीक है, और होना भी चाहिए। अगर कहीं से भी कट फट उसके अंदर कुछ है तो ऐसे औजार को हमें यूज़ करने से बचना चाहिए। हमें प्योरली जो इंसुलेटेड है, अचालक से ढका हुआ है, ठीक है, उसी औजार का यूज़ करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए यूज करने वाले मुख्य औजार के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी इलेक्ट्रीशियन होगा उसको औजार चलाने भी आने चाहिए। कहीं ड्रिल दे दें हम अगले को, बोलेंगे भैया दीवार में छेद करनी है, दीवार में छेद हो ना हो खुद में छेद जरूर कर लेगा वो। ठीक है, कुछ लोग जो है उनको ड्रिल पकड़ना भी नहीं आता कि कैसे करके इसको हम पकड़ेंगे, कैसे करके हम इसको चलाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत वाइब्रेट करती है चीज़ें, बहुत वाइब्रेशन करती है, उसमें दबाव भी लगाना पड़ता है। तो एक टेक्निक के साथ उन चीज़ों को चलाई जाती है। अगर टेक्निक के साथ नहीं चलाएंगे तो वो नुकसान कर देगा हमें। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि टेक्निक के साथ और सावधानी पूर्वक उस चीज़ को चलाना जरूरी होता है। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिशियन के मुख्य औजारों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो भैया मुख्य औजार जो हैं वो कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। किताब में से पढ़ लेना, किताब में चीज़ें दे रखी है तुम्हारे, ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मुख्य औजार, टूल किट औजार, इसके अंतर्गत निम्न औजार आते हैं। जैसे पेचकस आ गया, ठीक है, फेज टेस्टर आ गया। फेज टेस्टर क्या काम करता है? फेज का पता लगाने के लिए। ठीक है, ऐसे प्लग में लगाता हूँ, अगर बत्ती जल गई, नियॉन लैंप लगा होता है फेज टेस्टर के अंदर, अगर वो बत्ती जल गई इसका मतलब इसके अंदर लाइट है भैया। ठीक है, ध्यान रखना। तो यानी कि फेज का पता लगाने के लिए फेज टेस्टर का यूज किया जाता है। किसी पेज को कसने या खोलने के लिए पेचकस का यूज किया जाता है।
ठीक है। टेस्ट लैंप, टेस्ट लैंप क्या होता है, सप्लाई चेक करने के लिए होता है, जैसे सीरीज लैंप हो गया या कोई भी टेस्ट लैंप हो गया, तो वो क्या होता है, सप्लाई चेक करने के लिए। उसके बाद पोकर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया। कॉम्बिनेशन प्लायर किसको बोलते हैं, जो प्लास बोलते हैं ना अपन की, प्लास पेचकस, तो प्लास किसको बोला जाता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का नाम है प्लास, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नोज प्लायर आ गया, जैसे जिसमें लंबी पिन लगी होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन चाकू आ गया, तार वगैरह को छीलने के लिए। हथौड़ा आ गया भैया, कोई कील वगैरह ठोकनी है, कुछ गिट्टी वगैरह लगानी है ठोकने के लिए। उसके बाद सेंटर पंच आ गया, ठीक है, जैसे कोई चादर है तो उसमें निशान लगाना है, तो सेंटर पंच से क्या करूँगा, मैं निशान लगाऊंगा। रावल प्लग टूल आ गया, छेनी आ गई, रेती आ गई, मापक फीता आ गया, ठीक है। टेनन सा, यानी ये आरी के बारे में बात कर रहा है, की होल सा, जहाँ पर भी ये सौ लिखा होगा तो समझ लेना कि आरी के बारे में बात कर रहा है। हेक्सा ड्रिल मशीन और बिट, ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि किसी पेचकस का माप पूछ लेंगे कि किसी पेचकस का माप कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। पेचकस की लंबाई कितनी होती है, छोटे वाले की कितनी होती है, और जैसे मान लो कि पिन के आधार पर पूछ लेते हैं, आगे से जो टिप होती है उसके आधार पर पूछ लेते हैं कि किस प्रकार का पेचकस है। जैसे किसी में क्या होता है, एक इस प्रकार का पेचकस बना होता है, कुछ पेचकस तो होते हैं जो इस प्रकार के बने होते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे करके, बस इस प्रकार के बने होते हैं। और कुछ पेचकस ऐसे ऐसे करके और इस हिसाब से बने होते हैं, जिसके अंदर जैसे मोबाइल वगैरह खोलना होता है, उनके स्क्रू जिसके अंदर 4 कट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इस प्रकार से 4 कट होते हैं, उनको खोलने के लिए पेचकस होता है। तो वो उनकी शेप के आधार पर होता है कि किस किस शेप का बना होता है। टेस्टर देखा होगा आप लोगों ने, तो सारी चीज़ें वैसे तो आप लोगों ने देखी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे पेचकस के बारे में। तो पेचकस क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पेचकस होते हैं जी, एक तो फ्लैट टिप होता है, ठीक है, एक क्रॉस टिप होता है, एक यू टिप होता है, ठीक है। सामान्यतः 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर सेक वाले पेचकस का प्रयोग किया जाता है। तो सेक, जो पेचकस होता है उसके सेक की लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद बात करते हैं फेज टेस्टर, ठीक है। फेज टेस्टर वो होता है जिसके अंदर एक नियॉन लैंप लगा होता है, इस प्रकार का होता है। देखो पेचकस भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, और फेज टेस्टर भी ऐसा ही कुछ होता है, छोटा सा होता है। अब उसमें क्या होता है, एक बत्ती लगी होती है, लैंप लगा होता है, तुम लोगों ने देखा ही होगा ITI में, ठीक है। तो उसको जैसे ही मैं प्लग के अंदर इंसर्ट करता हूँ, प्लग में लगाता हूँ किसी होल में, ठीक है, तो जो फेज वाला होल होगा उसमें लगाते ही इसके अंदर ऑरेंज कलर की यानी संतरा रंग की एक बत्ती जल जाएगी, ठीक है। तो वो जो लगा होता है वो क्या है, नियॉन लैंप लगा होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग फेज की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है। फेज टेस्ट का यूज किस लिए करते हैं, फेज की उपस्थिति की पहचान करने के लिए। उसके बाद आता है टेस्ट लैंप। तो टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा AC सप्लाई के लाइन के फेज, न्यूट्रल और अर्थ तारों की पहचान की जाती है। टेस्ट लैंप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों वायरों की हम लोग इसमें पहचान करते हैं। क्लियर है, चलो जी आगे देखते हैं। आगे दे रखा है पोकर। पोकर का दूसरा नाम क्या है, पोकर का दूसरा नाम है सुमी, या पोकर को ही क्या बोला जाता है, ब्राडल बोला जाता है। यह पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार होता है। पोकर कैसा होता है, पेचकस से मिलती जुलती आकृति वाला औजार होता है। अगर डायग्राम देखें पोकर का, तो यहाँ से तुम्हें पोकर का जो डायग्राम है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें सारे डायग्राम जो है वो दिखाता भी रहूँ, ठीक है। सीधा ही लिख देते हैं भाई, ज़्यादा क्यों बड़ी स्पेलिंग लिखनी आपा ने, ठीक है। तो ये कुछ पोकर जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे प्लायर दे रखा है, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, प्लायर दे रखा है, प्लायर के भाग दे रखे हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर ये पेचकस दे रखा है, ये फेज टेस्टर दे रखा है, ठीक है। ये जो दे रखा है ये रेती बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो तुम लोगों को नेट से मिल जाएगी। तो जो भी नाम तुम्हें देखना होगा, ठीक है, वो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, नेट से उठाना, सीधा सीधा नाम लिखना। ये वाली चीज़ जो होती है ये पेचकस होता है भैया, ठीक है। और इसके बाद ये वाली जो चीज़ होती है ये भी पेचकस है, लेकिन अलग अलग शेप में है। और इसमें अगर ये चीज़ देखोगे ना, तो टेस्टर किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है। टेस्टर के ऊपर जैसे पेन के ऊपर ढक्कन नहीं होता, वैसे टेस्टर के ऊपर लगा होता है, और उसको हमें ऐसे उंगली करके फिर लगाना पड़ता है। ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसे लगाओगे ना, ये प्लग है, प्लग में इंसर्ट करोगे तो ऐसे करके पीछे उंगली लगानी पड़ेगी इस जगह पे, ठीक है। ये
जो चीज़ बनी होती है ये वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक उंगली लगानी पड़ेगी। अगर उंगली नहीं लगाएंगे तो ये जलेगा नहीं, इसलिए उंगली इस पे लगानी पड़ती है। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पर पेचकस की बना रखी है, और एक से सिर्फ यही चीज़ है जो तुम लोगों को दे रखी है टेस्टर की। क्लियर है? तो ये क्या है, टेस्टर है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी, पोकर बिल्कुल वैसा ही है। पोकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पोकर का एक अलग नाम क्या है, पोकर का अलग नाम है सुमी या ब्राडल भी कहते हैं, और इसकी संरचना क्या होती है, पेचकस से मिलती जुलती होती है। उसके बाद बात करेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। प्लास अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि प्लास किसको बोलते हैं, तो प्लायर ये वाली चीज़ होती है, प्लायर ये वाली चीज़ होती है भाई, ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या होती है, प्लायर होती है। अगर इसको देखेंगे आप जूम करके, अगर इसको देखें, ठीक है, अगर इसको जूम करके देखें तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें बनी होती है, ठीक है। एक तो मूविंग जा यानी कि घूमने वाली, इसके बाद इस चीज़ को क्या बोला जाता है, फ्लैट ग्रिप बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लैट ग्रिप बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो नाम है इसको क्या बोला जाता है, पाइप ग्रिप, पाइप वगैरह को पकड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, जॉइंट कटर, जॉइंट कटर किसको बोलते हैं, इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, जॉइंट कटर है। और ये चीज़ क्या है, किसी तार को काटने के लिए, इसका नाम क्या है, साइड कटर है। ये इंसुलेशन लगा होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये लैग हैंडल होते हैं। तो इसमें जो प्लायर के अंदर मेन पार्ट कौन सा होता है, एक तो पार्ट होता है फ्लैट ग्रिप, ठीक है। फ्लैट ग्रिप किसी भी चीज़ को ऐसे आगे से पकड़ने के लिए, फ्लैट चीज़ को पकड़ने के लिए। तो फ्लैट चीज़ को पकड़ने के लिए ये जो चीज़ होती है इसका नाम क्या है, फ्लैट ग्रिप है। उसके बाद मूविंग जा, ये वाली जो चीज़ है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रही होगी तुम्हें, इसका नाम क्या है, मूविंग जा। जा का मतलब क्या होता है, जबड़ा, ठीक है। और ये जो बीच में होता है, एक प्लास के बीच में अगर एक चीज़ की बात करूँ मैं, जो तार वगैरह काटने के लिए यूज़ हम लोग करते हैं, इसका नाम क्या है, साइड कटर। इसका नाम क्या है, साइड कटर। इसके बाद एक बीच में ऐसे करके अगर प्लास में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर भी होता है, जो घूमने वाला पार्ट होता है ना, उसके बीच में यहाँ पर भी तार वगैरह रख के हम लोग जो है हार्ड तार वगैरह काटना होता है, तो हार्ड तार काटते हैं जॉइंट कटर से, ध्यान रखना। और अगर सॉफ्ट तार काटना है तो काटते हैं साइड कटर से। हार्ड तार काटने वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, जॉइंट कटर, ठीक है। इससे हार्ड तार स्टील वगैरह के काटने हो तो इससे काटा जाता है, स्टील वगैरह इससे कभी नहीं काटनी चाहिए। अगर इससे स्टील वगैरह का काटेंगे तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लगा होता है इंसुलेशन, और कहाँ पर लगे होते हैं, ये जो चीज़ें होती है ये वाली दोनों की दोनों चीज़ें क्या होती है, लेग्स, ठीक है, या क्या बोला जाता है, हैंडल बोला जाता है। या तो इनको लेग्स बोलते हैं या इनको क्या बोला जाता है, हैंडल बोला जाता है। इससे पकड़ के हम लोगों को क्या करते हैं, तार को जोड़ना, तार को छीलना, तार को काटना, कई प्रकार के काम ये अकेला कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, फ्लैट ग्रिप होता है, मूविंग जा होती है, साइड कटर होता है, जॉइंट कटर होता है, लेग्स या हैंडल होते हैं। तो कई इसके मुख्य भाग होते हैं जिनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि भैया ये क्या दे रखा है। अब इसका साइज़ के हिसाब से इसको पूछते हैं कि भैया इसका साइज़ कितना है, किस हिसाब से, ठीक है। कई आकृतियों में बनाए जाते हैं, कई आकृतियों में आते हैं। इसका उपयोग एल्यूमिनियम तथा तांबे के पतले तारों को काटने, उनका इंसुलेशन छीलने, तारों को जोड़ने, ऐंठने के लिए किया जाता है। अब इसमें कई प्रकार की चीज़ें आती है। एक तो देखो नोज प्लायर आता है, लॉन्ग नोज प्लायर आ गया, ठीक है, अलग अलग टाइप से चीज़ें आती है। तो यह छोटे आकार के नटों को कसने के लिए, खोलने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पतली सी चीज़ कोई जा सकती हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई होल है, होल के अंदर अगर कोई नट लगा हुआ है तो बड़ा उसके अंदर नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर आगे से तिखा होगा इस प्रकार से, तो इसको आगे से तिखा अंदर डाल दिया, उसके बाद उसको क्या करता रहूँगा मैं, धीरे धीरे घुमाता रहूँगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लॉन्ग नोज प्लायर कहाँ पे काम आएगा, कोई संकरी जगह होगी, ठीक है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा पाएगा, जहाँ पर मेरा चाबी पाना नहीं जा पाएगा, तो वहाँ पर कौन सा काम करेगा, तो वहाँ पर ये वाला काम करेगा, लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। तो संकरी जगह जहाँ पर कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जा सकता वहाँ पर लॉन्ग नोज प्लायर का यूज करते हैं, ठीक है। किताब के अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, किताब के अंदर जो चीज़ें दे रखी है वो चीज़ें जरूर तुम लोग पढ़ लेना। जैसे कि इनका साइज़ कितना होता है, साइज़ मोस्टली जो है वो पूछा जाता है,
तो तुम लोगों को बोलना चाहूँगा कि साइज़ तुम लोग किताब से पढ़ लेना कि भैया कितना कितना साइज़ जो है उसका दे रखा है। इसीलिए मैं बोलूँगा ये चैप्टर, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में लेके आया हूँ। अपना मोस्टली तो जो है वो ख़त्म हो ही गया चैप्टर सारा का सारा, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा है वो हम 1-2 दिन में कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो याद करने वाली चीज़ है इसी में आती है। इसके बाद एक सुरक्षा सावधानी नाम का चैप्टर आता है, उसमें भी कुछ चीज़ें आती है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि आप रट्टा मार दो उस चीज़ का, ठीक है, रट्टा मारने वाली चीज़ है। चलिए, नोज प्लायर के बारे में पढ़ लिया। नोज प्लायर के बाद आता है इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो यह 2 ब्लेड वाला विशेष प्रकार का एक चाकू होता है। संरचना दिखा देता हूं कि संरचना जो होती है वो कैसी होती है इलेक्ट्रिकल नाइफ की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नाइफ ये कुछ इस प्रकार का बना होता है। देखो, इसमें 2 पिन होती है। ये जो है ये इलेक्ट्रिकल चाकू है, ठीक है। तार को छीलने का वगैरह का और सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं, ये वाला भी है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज किया जाता है। मुख्य रूप से ये देखो, ये दिखाया गया है तुम्हें, 2 पिन वाला होता है, एक ये वाली है और एक ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल नाइफ है। ये मत सोचना कि जैसे सब्जी काटने वाला होता है वैसा चाकू होता है, वैसा नहीं होता है, अलग होता है, ठीक है। डायग्राम में आप लोगों को दिख जाएगा। इसीलिए गूगल की सहायता जरूर ले लेनी चाहिए हमें कभी कभी, क्योंकि गूगल हमें बहुत सारी जानकारियाँ दे देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल नाइफ क्या होता है, यह 2 ब्लेड वाला विशेष प्रकार का चाकू होता है। और इस डायग्राम में अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर 2 ब्लेड दिखाई दे रही होगी। एक ये वाली ब्लेड है जिसके ऊपर मैं अभी कर्सर चला रहा हूँ, और दूसरी वाली ब्लेड ये वाली है, ठीक है, नीचे वाली, ठीक है। ये कौन सी ब्लेड है, 1 नंबर ब्लेड है, और ये वाली कौन सी है, 2 नंबर ब्लेड है। क्लियर है। चलो, उसके बाद बात करते हैं हथौड़ा, ठीक है, हैमर। इसको क्या बोला जाता है, हथौड़ा या हैमर बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हथौड़ा या हैमर, ठीक है। अब हथौड़ा या हैमर क्या होते हैं, इसके अंदर कई चीज़ें होती है, ठीक है। अलग अलग शेप में, अलग अलग वेट में होता है। तो इसमें तुम्हें किताब में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक तो जितने भी हथौड़े हैं उनका वजन पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना, किताब खोलना, किताब के अंदर अलग अलग हथौड़े दे रखे होंगे, उनमें वजन भी दे रखा होगा कि कौन से हथौड़े का वजन कितना होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है इनका आकार या साइज, ठीक है, आकार या साइज, ठीक है। ये चीज़ जो है वो तुम्हें किताब में दे रखी है, किताब के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है, इसलिए प्रेफर करता हूँ कि किताब में से ये चीज़ तुम लोग जो है वो पढ़ो, ठीक है। इसके बाद पूछ लेते हैं भैया मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो किसी हथौड़े का मुख्य भाग होता है एक फेस, दूसरा होता है पिन। पिन में कई प्रकार का हो सकता है भैया, राउंड पिन में भी आ सकता है, ये स्ट्रेट पिन में भी आ सकता है। तो हथौड़े जो होते हैं वो अलग अलग टाइप में होते हैं, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर तो टाइप्स ऑफ हैमर लिखना, टाइप्स ऑफ हैमर, ठीक है। जैसे ही लिखोगे तो देखो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग टाइप के हैमर जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के हैमर दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग टाइप के हैमर हैं, ठीक है। अगर हैमर की बात करें, हैमर की संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे हैमर दिखाई दे देंगे, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, अलग अलग नाम है हैमरों के, ठीक है। कई प्रकार के हैमर होते हैं, ठीक है, और सभी के नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। तो चाहो तो नोट कर सकते हो, बाकी बहुत अलग अलग चीज़ है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर सीधा स्क्रीन पे दिखा दिया कि हैमर किस किस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे हैमर होते हैं, जैसे ये वाला कौन सा है, सैडल हेज हैमर आ गया, ठीक है। ये वाला नाइफ एज हैमर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये मैकेनिक्स हैमर आ गया, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी पिन वगैरह को खींचने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे मान लो कि कोई पेच वगैरह है, ठीक है, जिसको खोलना मुश्किल है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई कील है मान के चलो, कील को हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल तो नहीं सकते उसमें क्योंकि उसमें चूड़ियाँ नहीं होती, तो कील को हमें खींचना ही होगा ऊपर की तरफ। तो कील वगैरह को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके अलावा वेल्डर चिप वाला हो गया, लाइन हैमर हो गया, ठीक है, डेड ब्लो हैमर हो गया, बाल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ब्रिक हैमर हो गया, और ये प्रकार का हैमर हो गया। जैसे मान लो कि जो लोहे का काम करते हैं और जिनको बहुत बड़े बड़े मशीन वगैरह जो बनाने होते हैं उनको ठोकना होता है, या कुछ, या जैसे टेंट वाले देखे ना, शादी के टेंट वाले, इस प्रकार का हथौड़ा रखते हैं बड़ा,
ठीक है, क्योंकि उनको ज़मीन के अंदर क्या होता है, वो पोल सा गाड़ना होता है, इसके लिए वो गड्ढा करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के हैमर का यूज़ करते हैं। तो हैमर कई आकार में, कई संरचना में हैमर पाए जाते हैं। तुम्हें जो चीज़ें याद करनी है हैमर के बारे में, तो वो ये वाली चीज़ें हैं कि किस प्रकार के हैमर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार के हैमर का वेट कितना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा का सीधा कि कील को बाहर निकालने के लिए किस हैमर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक बार बुक्स से ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज़ें सारी है रटने वाली। ठीक है, रटने वाली चीज़ें हैं, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमें अलग से समझना पड़े। अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब ये मान के चलो कि टाइम ही ख़राब होगा, क्योंकि चीज़ें याद तो रहेगी नहीं कभी भी, हमें सिर्फ रटनी ही पड़ेगी ये चीज़ें। ठीक है, जो औजार है उनके नाम हमें रटने पड़ेंगे, उनका साइज़ हमें रटना पड़ेगा। ठीक है, उनके यूज़ हमें रटने पड़ेंगे कि भैया किस चीज़ में हम उसका यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो हैमर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हैमर के बाद दूसरी जो चीज़ आती है हमारी, ठीक है, उसका नाम है स्निप। स्निप क्या होता है, कैंची होती है। स्निप क्या होती है, कैंची। जैसे मान लो कि पतली चद्दरें वगैरह होती है, ठीक है, उनको काटने के लिए, या जैसे मान लो कोई माइका सीट है, उस माइका सीट को काटने के लिए मैं किसी कैंची का यूज़ करूँगा, और उस कैंची का नाम क्या है, स्निप है। तो पतली धात्विक सीटों को काटने वाली कैंची स्निप कहलाती है। इसकी लंबाई सामान्यतः 15 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद नाम आता है निपर। ठीक है, निपर। निपर क्या चीज़ होती है, इसमें साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर भी कहते हैं। ठीक है, निपर का दूसरा नाम क्या है, साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, अब साइड कटिंग प्लायर कैसा होता है गुरुजी, वो भी दिखा दो। जब आप गूगल बाबा की मदद लेने लग गए तो दिखा दो जी। चलो फिर आपको साइड कटिंग प्लायर भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये लो जी, ये होता है साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, ये सारी की सारी जो संरचना तुम लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ये सारी की सारी क्या है, साइड कटिंग प्लायर की संरचना है। ठीक है, ये क्या है, कटिंग प्लायर। ठीक है, इस प्रकार से की संरचना जो होती है इसकी बनी होती है, और काम क्या करती है, तार को काटने का काम करती है। समझाने की ज़रूरत है नहीं अलग से, सीधी की सीधी नाम लिख रखा है और नाम के हिसाब से चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, डायगोनल कटर प्लायर भी बोलते हैं, और इसका उपयोग तांबे और एल्यूमिनियम के पतले तारों को छीलने वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, या काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो निपर का दूसरा नाम क्या है, अगर निपर का नाम पूछ ले तो साइड कटिंग प्लायर। ठीक है, या डायगोनल कटर भी बोला जाता है। यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तांबे और एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, हैवी तार नहीं काटने हैं, ध्यान रखना, पतले पतले तार जो होते हैं उनको काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आता है रिमर। रिमर क्या चीज़ होती है, हेक्सा अथवा पाइप कटर से काटे गए पाइप के टुकड़े के सिरे जो होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं, जिन्हें रिमर नामक औजार से घिस दिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास लोहे की कोई पाइप है, इसको मैंने हेक्सा ब्लेड से काट दिया। ब्लेड से काटने के बाद इसके जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं। अगर मान लो हाथ वगैरह लगाऊंगा या कुछ और, ठीक है, तो वो क्या होगा, चुभेगा मुझे। ठीक है, हो सकता है कि कोई इतना तीखा हो कि अगर हाथ से ऐसे करूं तो हाथ के कट भी लग जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को स्मूथ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रिमर का यूज़ किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है भैया, चिकना बना दिया जाता है। तो रिमर का यूज़ क्या होता है कि अगर कोई पाइप वगैरह के टुकड़े हम लोगों ने काटे हैं जो काफ़ी नुकीले हैं, तो रिमर नामक औजार का यूज़ करते हैं। जैसे रेती नहीं होती हमारी, रेती से घिसते हैं ना चीज़, तो वही सेम काम इसका है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, रिमर। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन क्या होती है, सभी को पता है कि यह धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें 8 mm तक का बिट कसा जा सकता है, 8 mm तक का, यानी कि बहुत बड़ा बिट होता है 8 mm का, तो वो भी इसके अंदर क्या होता है, कसा जा सकता है। ठीक है, ड्रिल का और यूज़ दीवार में छेद वगैरह करने के लिए, धात्विक प्लेटें ही नहीं है, दीवार में भी छेद करना हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दीवार में छेद करना क्यों है, मान के चलो कि इस रूम से मुझे दूसरे रूम के अंदर सप्लाई लेके जानी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मुझे दीवार में छेद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई केबल लेके आए तुम लोग, ठीक है, डिश वगैरह की कोई केबल लेके आए, तो वो भी अगर मान के चलो कि छत से भी लेके आनी पड़ती है, कभी कभी छत के बिल्कुल किनारे से भी लेके आनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम ड्रिल से क्या करते हैं, एक छोटा सा छेद करते हैं और उसके अंदर से हम लोग क्या कर लेते हैं, तार पास कर लेते हैं। तो ड्रिल मशीन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोक एंड डाई। अब स्टोक एंड डाई क्या होती है कि कंड्यूट पाइप वायरिंग में कंड्यूट के सिरों पर चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना चूड़ियाँ कैसे कटी होती है, जैसे मान लो कि कोई नट बोल्ट है तो उसके ऊपर भी तो चूड़ियाँ कटी होती है। एक पाइप के ऊपर अगर मान लो मुझे एक पाइप है तो चूड़ियाँ दो प्रकार से काटी जा सकती है, एक तो पाइप के अंदर काटी जा सकती है और एक पाइप के बाहर काटी जा सकती है। अगर मुझे दो पाइपों को जोड़ना है, कसना है, तो कैसे करूँगा कि एक पाइप के अंदर चूड़ी काट दूंगा और एक पाइप के बाहर की साइड काट दूंगा। जब दोनों के मैंने अंदर और बाहर की साइड काट दी तो नट बोल्ट की तरह उसको क्या कर दूंगा, कस दूंगा और पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा वो, ठीक है। कोई टूंटी वगैरह लगाते हो, कोई नल वगैरह आप लोग लगाते हो तो आपने देखा होगा कि उस पर चूड़ियाँ कटी होती है, तो वो चूड़ियाँ काटने का काम किसके द्वारा किया जाता है, स्टोक एंड डाई के द्वारा, ठीक है। स्टोक एंड डाई के द्वारा क्या किया जाता है, चूड़ियाँ काटने का काम किया जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब आवाज़ नहीं है, ध्यान रखना, VOICE होता है वो, लेकिन ये वॉइस होती है, ठीक है। वॉइस किस प्रकार की होती है, जैसे बेंच वॉइस हो गई, ठीक है, कई प्रकार की वॉइसें होती है। तो यह जॉब को मजबूती से पकड़ने वाला औजार है। क्या करती है, जैसे मान लो कि मुझे किसी पाइप पे चूड़ी काटनी है या मुझे किसी पाइप को काटना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वॉइस लगी होती है, ऐसे एक बैच बना होता है, उसके ऊपर एक वाइस लगी होती है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको फंसा दूंगा और उसके बाद मैं उसको क्या कर लूँगा, कट कर लूँगा। या चूड़ी भी काटनी है तो मैं उसको क्या करूँ, ताकि हिल ना सके वो, ठीक है। हिलने से बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, वाइस का यूज़ किया जाता है। तो यह जॉब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार है। विद्युत कार के लिए 10 सेंटीमीटर जबड़े वाली बेंच वॉइस तथा 60 mm क्षमता वाली पाइप वॉइस का यूज़ किया जाता है। दो प्रकार की होती है, तो एक का नाम होता है भैया बेंच वॉइस और एक का नाम होता है पाइप वॉइस, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक बेंच वॉइस होती है और एक पाइप वॉइस होती है, ठीक है। बेंच वॉइस कितनी यूज़ करते हैं, 10 सेंटीमीटर जबड़ा ऊपर लगा होता है, ठीक है। दिखाता हूँ कैसी चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंच वॉइस। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्त, इसके अंदर चीज़ें जो है ये कसी होती है एक, ठीक है, एक बेड वगैरह पे कसी होती है, एक टेबल पे कसी होती है, और उसके बाद ये जो जबड़ा होता है इसके बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पाइप फंसा लेते हैं और यहाँ से घुमा के उस पाइप को एकदम टाइट कर लिया जाता है। उसके बाद अगर मान के चलो कि पाइप आधी उस साइड रहेगी आधी इस साइड रहेगी, अब मुझे काटना है तो मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। जैसे ये डायग्राम तुम लोगों को दिख रहा है, तो ये किसी बैच के ऊपर कस रखी है, इसका नाम क्या है भैया, बेंच वॉइस। अगर बेंच वॉइस बोले तो ये बैच लगी हुई देख रहे हो आप टेबल, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंच वॉइस। ये किसी बेंच के ऊपर कसी होती है इस प्रकार से और इसके बीच के अंदर हम वो ऑब्जेक्टिव फंसा देते हैं जिसको हमें काटना है। तो ये सारे के सारे डायग्राम किस चीज़ के हैं, वॉइस के। आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा, ठीक है। जो भी नाम ना समझ आए गूगल पे जाना, डायग्राम देख लेना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, आकार पूछा जाता है कि भैया जबड़े का आकार कितना होता है, किस चीज़ का आकार कितना होता है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो रटने वाली चीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी मत छोड़ियो, ठीक है। चलो ठीक है, ये सारे के सारे डायग्राम क्या है, वाइसेज के हैं। ये भी एक वाइस है, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्राम किस चीज़ के हैं, वाइस के बने हुए हैं। एक आकृति में ये वाइस भी होती है, ठीक है, बिल्कुल कसी होती है, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव फंसा दिया जाता है, ठीक है। ये वाला जो आकार तुम्हें दिख रहा है ये भी वाइस होती है। तो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग संरचना की, अलग अलग साइज़ की वाइसेज जो होती है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। दूसरा एक नाम और पढ़ा था हम लोगों ने, दूसरा नाम क्या पढ़ा था, एक नाम पढ़ा था स्टोक एंड डाई का, ठीक है। एक नाम क्या पढ़ा था, स्टोक एंड डाई। अभी दिखा देता हूं तुम्हें, चावल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ चीज़ें होती है, दिखा नहीं रखा, पाइप डाई दिखा रखा है, कुछ और ही दिखा देगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये अलग ही चीज़ दिखाने लग गया, चलो कोई ना, बाद में दिखाएंगे आपको कभी, ठीक है।
बाकी चीज़ तुम लोग समझ गए होगे मेरे ख्याल से कि भैया चूड़ी काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वॉइस पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद चीज़ें पढ़ते हैं पुली पुलर के बारे में। अब पुली पुलर क्या होता है, पुली पुलर ज़रूर दिखा देंगे आपको, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पुली पुलर। ये है पुली उतारने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो डायग्राम बने हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पुली पुलर के डायग्राम हैं, ठीक है। ये वाले, इसको क्या बोला जाता है, पुली पुलर बोला जाता है। अब इसका काम क्या है, जैसे मान लो कि किसी चीज़ को मुझे उतारना है तो मैं इसको क्या करूँगा, कस दूंगा, ठीक है, ऐसे करके, और उसको बाद में क्या करूँगा, बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किस चीज़ का है, पुली पुलर का। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो दिखा रखा है तुम्हें, ठीक है। पुली वगैरह को उतारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं। कोई बेरिंग वगैरह उतारना है या किसी चीज़ को उतारना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो मोटर, जनरेटर आदि की शाफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोटर, जनरेटर आदि की शाफ्ट पर कसी हुई पुली को उतारने के लिए पुली पुलर का यूज किया जाता है, ठीक है। डायग्राम दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि डायग्राम क्या चीज़ होती है। थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ें हैं। पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी और पढ़ोगे तो ही चीज़ें जो है वो समझ आएगी। याद करने वाली चीज़ है, पूरा का पूरा लेक्चर याद करने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा लेक्चर क्या है, याद करने वाला है। उसके बाद बात करते हैं वायर गेज, ठीक है। वायर गेज दो प्रकार का होता है, एक तो स्केल टाइप होता है और एक हमारी जो पूरे गोल वाली डी नहीं आती थी, दो डीयों को, दो डी एक साथ आती थी, एक बड़े वाली, ठीक है, तो वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। वायर गेज देख लेते हैं। गुरुजी वायर गेज भी दिखा दो जी, जब इतना चीज़ें आप नेट से सर्च ही करने लग गए तो। वायर गेज, ठीक है। अब वायर गेज, ये दो प्रकार के वायर गेज होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये वाला जो वायर गेज होता है ये तो स्केल टाइप वायर गेज हो गया, ठीक है। दूसरा ये एक वाला कौन सा हो गया, डी टाइप वायर गेज हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, 36 तक आंकड़े होते हैं। अगर बात करें वायर गेज के अंदर तो 36 SWG। SWG का मतलब क्या है, सबसे पहले तो वायर गेज की फुल फॉर्म अगर तुम लोगों से पूछ ले, ठीक है, तो SWG में ये माप करता है, ठीक है। SWG की फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे डायग्राम यहाँ पर तुम्हें जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वायर गेज के ही डायग्राम है। अब इसके अंदर क्या होता है, तार को ना तो ज़्यादा फंसाया जाता है और ना ही तार को ढीला रखा जाता है। कोई भी तार होगा तो हम अलग अलग, देखो इन होलों में डाल के देखेंगे, इसमें देख लिया, इसमें देख लिया, इसमें देख लिया, जिसमें भी तार पूरा पूरा आ रहा है तो समझ लो कि उसी साइज का तार है। जैसे मान लो कि मोटा तार है कोई, तो जितना मोटा तार होगा उतना कम नंबर होगा। देखो जीरो के अंदर क्या आएगा भैया, जीरो के अंदर आएगा मेरा सबसे मोटा तार, ठीक है। अगर 36 का देखोगे तो 36 में क्या आता है, सबसे पतला तार, तो सबसे पतला तार आएगा सबसे ज़्यादा नंबर में, ठीक है। सबसे पतला तार आएगा सबसे ज़्यादा नंबर में, यानी कि 36 के अंदर क्या आएगा, सबसे पतला तार, ठीक है। 36 में क्या आएगा, सबसे पतला तार, और जीरो के अंदर क्या आएगा, सबसे मोटा तार। जीरो के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे मोटा तार। क्या काम करता है, तार का साइज मापने का, तार का साइज या व्यास, ठीक है। तार का साइज या व्यास मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, वायर गेज का यूज किया जाता है। दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक तो स्केल टाइप होता है भैया, और एक जो है ये वाला राउंड वाला होता है। किसका बना होता है, तो बना होता है स्टेनलेस स्टील का। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। वायर गेज किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। काम क्या करता है, तारों को मेजर करने के लिए। और ये वाला देखो डायग्राम यहाँ पर तुम्हें अलग से दिखाई दे रखा होगा कि इस प्रकार से हम लोग तार को छीलते हैं, तार को छीलने के बाद इसके अंदर फंसाया जाता है। ये वायर गेज चार्ट है, ठीक है। गूगल ने बड़ी मदद कर रखी है ना, डिजिटल बोर्ड जैसे हम लोगों ने यूज़ किया, उसके बाद गूगल बाबा का
जो है वो साथ लिया और गूगल बाबा ने हमें चीज़ें बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके निकालो और बच्चों को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तार को छीलना है और तार को उसके अंदर इंसर्ट करना है। जैसे ही तार को उसके अंदर इंसर्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो तार का साइज हमें बता देगा। क्लियर है? फिर वो क्या कर देगा, तार का साइज बता देगा और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तार का एग्जैक्ट माप जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो तार का साइज बताया जा सकता है। इसके अलावा एक माइक्रोमीटर का भी यूज़ किया जाता है अलग अलग तार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सारणी आपको तार के साइज की भी मिल जाएगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वायर गेज क्या होता है, इसका उपयोग तारों का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है, SWG। पूछ लेते हैं SWG की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं ब्लो लैंप। ब्लो लैंप का यूज हम लोगों ने सोल्डरिंग में पढ़ा था। ठीक है, ब्लो लैंप क्या होता है कि एक लैंप होता है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिसमें से आग निकलती है। अब सोल्डरिंग करने के लिए जैसे दो तार है, उनको मुझे जोड़ना है, तो मैंने ऐसे करके तार लगा दिया और उसके ऊपर जो तीसरी फिलर धातु होती है वो रखता हूँ और इस फिलर धातु के ऊपर मैं आग लगाता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर ब्लो लैंप से आग लगाता हूँ, तो क्या करेगी, ये पिघल के उस जॉइंट के ऊपर जुड़ जाएगी और वो इतना मतलब इसका क्वथनांक भी इतना होता है कि बहुत जल्दी वो सॉलिड भी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, वो पिघला हुआ जो सोल्डर था मेरा, वो अब क्या हो गया, कठोर बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग ब्लो लैंप का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग केबल जॉइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। और यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक क्या होता है, स्टोव होता है। ठीक है, संरचना वैसे तो मैंने पहले भी दिखाई है जब हम लोग लेक्चर पढ़ते थे, लेकिन अगर दोबारा दिखाना है तो दोबारा दिखा देता हूँ जी, ब्लो लैंप। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या होती है, आग निकलती है। जैसे कोई सा भी हो, यहाँ से क्या निकलेगी, आग निकलेगी, इससे मिट्टी के तेल से चलने वाला है, ये आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सोल्डरिंग अगर मुझे करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस आग से सोल्डर जो धातु होती है, जो तीसरी धातु होती है मेरी, उसका नाम क्या होता है, फिलर धातु होती है। फिलर धातु का गलनांक कम होता है, ध्यान रखना। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फिलर धातु का गलनांक जोड़े जाने वाले धातु के गलनांक से कम या ज़्यादा होता है, तो उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। क्योंकि अगर जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक कम होगा तो जो जोड़ रहे हैं वो धातु पहले पिघल जाएगी, सोल्डर हमारा पिघलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या काम का भैया, हमें तो पिघलाना है सोल्डर। ठीक है, तो गलनांक के बारे में पूछा जाता है। और ये डायग्राम जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ब्लो लैंप का डायग्राम है। अलग अलग आकार में, अलग अलग शेप में ब्लो लैंप जो है वो होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है ब्लो लैंप में। तो कोई भी डायग्राम उठा लेना कहीं से भी गूगल बाबा से, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बता देगा कि भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाम, यहाँ से फ्लैम निकलती है। ठीक है, एयर डॉट्स बने होते हैं, फ्यूल कहाँ भरा होता है, इसके अंदर ऐसे पंप भी मारे जाते हैं, हवा वगैरह भर जाती है ना, तो पंप भी मारा जाता है। ठीक है, तो वो पंप भी होता है, कई चीज़ें होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में तुम लोग गूगल बाबा की मदद ले सकते हो। ठीक है, ये वाली जो गन है, देखो अलग अलग टाइप से ब्लो लैंप होते हैं, ये वाले, ये भी ब्लो लैंप है। ठीक है, इसका काम क्या है, आग फेंकना। चलिए, ब्लो लैंप के बाद क्या आता है, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनका उपयोग लोहा, तांबा, पित्तल के तारों को जोड़ लगाने या टांका लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब सोल्डरिंग आयरन वैसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग, और वो जो एक चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें तुम्हें सोल्डरिंग आयरन के अंदर किस प्रकार के पत्ते का यूज़ किया जाता है वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन कितने वाट के बनाए जाते हैं वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सोल्डरिंग आयरन की बिट जैसे तांबे की बनी होती है, तो पूछ लिया जाता है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट किसकी बनी होती है, तो तांबे की बनी होती है। तो ये चीज़ें हम वैसे तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन तुम लोगों के पास किताब है तो किताब में से ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, याद करने वाली चीज़ होती है। और सोल्डरिंग आयरन होता कौन सा है, तो जो काबिया बोलते हैं ना, सुना है ना तुम लोगों ने, काबिया बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, ये अलग अलग शेप में होता है। मोबाइलों के लिए हम लोग जो है वो अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप से इसकी बिट बनी होती है।
ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये डायग्राम किसके हैं? सोल्डरिंग आयरन के हैं, ठीक है। और सोल्डरिंग आयरन की अगर बिट पूछे तो बताना है तांबे की बनी होती है जी, ठीक है। अब ये डायग्राम देखोगे तुम, तो ये तो सोल्डर वायर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? फ्लक्स। ये चीज़ क्या होती है? फ्लक्स होती है। इसका काम क्या है कि ऑक्सीकरण को रोकने का काम होता है, ठीक है, या जोड़ को साफ करने का काम जो होता है वो किसका होता है? फ्लक्स का होता है। दूसरा क्या होता है कि फ्लक्स लगाने के बाद जो सोल्डर कर रखी पहले से चीज़ है, या जो हम सोल्डर कर रहे हैं, वो क्या होती है? हमारा काम आसान बना देती है, ठीक है। ऑक्सीकरण को रोकने का काम भी क्या होता है? इसी का होता है, ठीक है। और ये वो तीसरी धातु है, ठीक है। ये जो तार होता है ये क्या होता है? वो तीसरी धातु है, और इसका नाम क्या होता है? फिलर धातु, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि तीसरी धातु का नाम क्या है, तो भैया तीसरी धातु का नाम है फिलर धातु। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। उसके बाद है रुखानी। अब रुखानी क्या चीज़ होती है भैया? तो रुखानी होती है, इसका प्रयोग लोहे की चादरों में आयताकार छेद बनाने के लिए किया जाता है। रुखानी का यूज किस लिए करते हैं? तो जो लोहे की चादरें होती है उसमें आयताकार छेद बनाने के लिए रुखानी का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेननसा, आरी। आरी नाम सुना है ना तुम लोगों ने, ठीक है। तो आरी का यूज किया जाता है, ठीक है। संरचना दिखा देते हैं भैया, ठीक है, समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये देखो, ये अलग अलग प्रकार की आरियाँ होती हैं। ये सारे के सारे डायग्राम जो है ना तुम्हें दिखा रखे हैं, ये सारी की सारी अलग अलग प्रकार की आरियाँ होती है। इसको क्या बोला जाता है? टेननसा बोला जाता है। ये सारी की सारी क्या है? आरियाँ होती है। अगर नेट से देखोगे तो बहुत सारी टेननसा तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली ये भी टेननसा होती है, ठीक है। आरियाँ होती है अलग अलग साइज़ में, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे डायग्राम तुम लोग जो देख रहे हो भी, ये किसके हैं? टेननसा के हैं, ठीक है। तो टेननसा का भी यही पूछा जाता है कि भैया लंबाई कितनी होती है, साइज कितना होता है, किस काम में आती है। तो विद्युतकार के लिए जो उपयोग होती है टेननसा, वो ये वाली होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टेननसा उपयुक्त होता है। इसका उपयोग लकड़ी, सनमाइका तथा प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने और उन्हें आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। लकड़ी वाला मिस्त्री देखा होगा तुम लोगों ने, घर पे बैठाया होगा कभी। तो लकड़ी वाला मिस्त्री क्या काम करता है? यही काम करता है, लकड़ी काटने के लिए एक आरी का यूज़ करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? टेननसा बोला जाता है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे हेक्सा के बारे में, ठीक है। हेक्सा और हेक्सा ब्लेड दो अलग अलग चीज़ें होती है, ध्यान रखना। तो यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाली आरी है। विद्युतकार इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों को काटने, नट बोल्टों आदि को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेक्सा, ये लो हेक्सा, ठीक है, ये बड़े, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? ये जो तुम्हें नाम दिखाई दे रहे हैं, ये तो हेक्सा फ्रेम है। ये ऊपर वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ब्लू कलर का और येलो कलर का, इसका नाम तो क्या है? हेक्सा फ्रेम। इसका नाम क्या है? हेक्सा फ्रेम। और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? हेक्सा ब्लेड। इसका नाम क्या है? हेक्सा ब्लेड, ठीक है। इसका नाम क्या है? हेक्सा ब्लेड। काटने का काम कौन करती है? हेक्सा ब्लेड करती है, ठीक है। और पकड़ने का काम कौन कर सकता है? हेक्सा फ्रेम। एक क्वेश्चन और आता है, अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई, मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था तो तुम्हें बता देता हूँ। जैसे टेननसा के बारे में पढ़ा अभी हम लोगों ने ना, तो टेननसा जो होती है वो आगे की तरफ काटती है या पीछे की तरफ काटती है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था एग्जाम में आया था, जैसे मान के चलो कि ये कोई चीज़ है, ये मुझे काटनी है, ऐसे करके मैंने हेक्सा रख दी। अब मैं क्या करूँगा? इसको काटूंगा, तो क्या ये आगे जाते हुए काटती है या पीछे आते हुए काटती है? एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। तो ये क्या करती है? हमेशा पीछे आते हुए हमारी तरफ जब हम खींचते हैं उस टाइम पे काटती है। तो इसके जो दांते होते हैं वो किस प्रकार से बने होते हैं? इसके दांते कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाऊं यार? ठीक है, इस प्रकार से इसके क्या होते हैं? दांते बने होते हैं। तो ये क्या करती है? ये हमारे बैक साइड जब हम उसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो उस टाइम पे काटने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है गुणिया, गुणिया, ठीक है। ये क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे लगा होता है,
ठीक है, तो लिखते हैं जी ट्राई स्क्वायर। और दिखा दो गुरुजी, फिर दिखाने लग गए तो ठीक है। ये चीज़ ये होता है गुणिया या ट्राई स्क्वायर। अब ये क्या करता है, किसी चीज़ को समतल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक सोल भी होता है, सोल का काम भी यही होता है। ठीक है, साउल का भी काम यही होता है, गुणिये का भी काम यही होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, एक नाम और आता है साउल, ध्यान रखना साउल। यहाँ कुछ और ही दिखा दिया। तो जो मिस्त्री नहीं रखते यार, समझ आ ही गया होगा तुम्हें, मिस्त्री रखते हैं वो एक लट्टू सा। ठीक है, मिस्त्री वो एक लट्टू सा रखते हैं और ऐसे दीवार के पास लगा के देखते हैं कि भैया दीवार सीधी है कि नहीं है। ठीक है, नीचे वो एक होता है लट्टू सा। ठीक है, एक रस्सी के सहारे उसको बांध के लटका दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, साउल बोला जाता है। ठीक है, उसका यूज भी किया जाता है किसी चीज़ को समतल करने के लिए, समतल देखने के लिए। और गुणिये का उपयोग भी किसी चीज़ को समतल देखने के लिए किया जाता है। 90 डिग्री पे लगा होता है। कहाँ पर देखोगे, तो देखो यूज कहाँ पर करोगे, सिंपल सा बताता हूँ कि जैसे तुम्हें एक फिटिंग करनी है, फिटिंग के अंदर तुम्हें क्या चाहिए होगा, जब भी तुम फिटिंग करते हो तो तुम्हें एक चीज़ चाहिए होगी कि फिटिंग करते टाइम गुरुजी हमें एक चीज़ ये मिलती है कि हमारे पास जैसे दो फट्टियाँ हैं। दो फट्टियाँ कौन कौन सी भाई, दो फट्टी कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। कौन सी, केसिंग कैपिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली फट्टियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ से इसके अंदर से क्या हो रहा है, तार जा रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फट्टी नीचे की तरफ लगानी है। तो क्या मैं वो फट्टी ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूंगा तो भैया सिस्टम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच मैंने गुणिया लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने गुणिया लगाया 90 डिग्री पे, तो गुणिया मुझे ये बता देगा भैया इस फट्टी को तू ऐसे लगाने की बजाय ना, ऐसे टेढ़ी लगाएगा तो नुकसान होएगा तेरा। ठीक है, तो टेढ़ी लगाने की बजाय तो इस फट्टी को क्या करेगा, ऐसे लगाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर ऐसे लगा दिया बिल्कुल तो तेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे क्या लगा दिए जाते हैं, तो ये लगा दिया जाता है बोर्ड। ठीक है, ये क्या लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। ठीक है, तो किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के काम में। इलेक्ट्रिकल के काम में इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारी जो फट्टियाँ हैं, ठीक है, जो लाइट फिटिंग के लिए हमने फट्टी लगाई है वो उल्टी सुल्टी या टेढ़ी मेढ़ी ना लगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर या गुणिये का यूज करते हैं। ठीक है, समतल का यूज करने के लिए। देखो इसके बीच में कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो जी। उसके बाद जो चीज़ आती है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की लंबाई बता रखी है कि यह 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबाई की ब्लेड वाला होता है। इसे गुणिया भी कहते हैं। इसका उपयोग विद्युतिक वायरिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है पाइप रिंच। ठीक है, पाइप रिंच भी दिखा दो गुरुजी। पाइप रिंच भी दिखाएं फिर तुम्हें अभी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको क्या बोला जाता है, पाइप रिंच बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर बीच में क्या होता है, पाइप को अगर कसना हो या कुछ खोलना हो, ठीक है, जैसे मान लो चूड़ियाँ कटी हुई है, चूड़ियों के अंदर हमने क्या कर दी, पाइप फंसा दी। ठीक है, अब क्या है कि सिंपल ऐसे घुमाने से वो पाइप खुल नहीं रही। ठीक है, हमारे हाथ खुद के फिसल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पाइप को इसके बीच में फंसाएंगे, बिल्कुल कस देंगे। कसने के बाद इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे घुमाएंगे जोर जोर से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर देगी, वो खींचने का काम कर देगी या खोलने का काम कर देगी। ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये भी क्या है, एक पाइप इंच का ही डायग्राम है। तो इस प्रकार का उपकरण होता है पाइप रिंच, जो पाइप को खोलने का काम करता है। अगर कोई सिंपल सा पाइप रिंच विद पाइप लिखो तो पता भी लग जाएगा कि कैसे खोलने का काम करेगा। ये तो हमसे ज़्यादा शान है यार, इसने दिखाई नहीं चीज़ें। ठीक है, ये देखो, क्यों नहीं दिखाएगा भाई। इस प्रकार से पकड़ के किसी पाइप को खोला या कसा जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप रिंच का यूज करते हैं। क्लियर है, पाइप रिंच का यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो पाइप रिंच होते हैं, अलग अलग आकार के बने होते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, कई तरीके के बने होते हैं। सारा डायग्राम गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, विद्युत कार्य के लिए
कितने बड़ा पाइप रिंच जो होता है वो उपयोग करते हैं, तो विद्युत कार्य के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर जबड़े प्रास वाला पाइप रिंच उपयुक्त होता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सॉकेट आदि को कसने और खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जिमलेट। ठीक है, जिमलेट तो तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जिमलेट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला ये नहीं होता जिमलेट, ये होता है। ठीक है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, जिमलेट का। इसको क्या बोला जाता है भैया, जिमलेट बोला जाता है। अब कहीं पर जैसे मान लो कि कोई लकड़ी का बोर्ड है मेरा, अब मुझे उसमें जोड़ क्या करना है, मुझे उसमें पेच लगाना है। अब मैं पेच लगा नहीं पाता क्योंकि पेच सीधा तो अंदर जाएगा नहीं, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से जिमलेट से क्या करूँगा, उसमें छेद करूँगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, पेच कस दूंगा। ठीक है, अगर एक बार मान लो कि थोड़ा सा छेद हो गया उसके बाद तो वो अंदर चला जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिमलेट क्या करता है, पहले उसको जो है वो काम करता है। जिमलेट का आकार भी दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो इस प्रकार का कोई उपकरण जो होता है वो जिमलेट बना होता है। इसको क्या बोला जाता है, जिमलेट बोला जाता है। ये सारे के सारे जो डायग्राम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये किस चीज़ के हैं, जिमलेट के। ठीक है, तो इसका काम क्या है, कहीं पर भी छेद करना है। ठीक है, हाथ से चलने वाला, ये मान के चलो कि जिमलेट क्या है, हाथ से चलने वाली ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन भी सेम यही काम करती है और जिमलेट भी मेरा क्या करता है, सेम यही काम करता है। क्लियर है, चलो जी। उसके बाद आता है मेलेट। मेलेट का मतलब क्या है, लकड़ी का हथौड़ा। देखो चादरें बनी होती है हमारी, जैसे मान लो देग की चादर है या किसी और चीज़ की चादर है। ठीक है, तो इस प्रकार की चादर है। ठीक है, देग की चादर है ये। अब इसको अगर मैं लोहे के हथौड़े से ठोकूंगा तो ये क्या करेगी भैया, मेरी लोहे के हथौड़े से ठोकने से चादर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, इसके अंदर डेंट आ जाएगा। या तुम लोगों ने घर के अंदर अगर टाइलें वगैरह लगवाई होगी कभी ज़मीन के अंदर, जो पतली पतली टाइलें आती हैं ना आजकल, जैसे बाथरूम की दीवारों पे लगाते हैं या कुछ और, तो वो टाइलें जो होती है उसको ठोकने के लिए मिस्त्री किसका यूज़ करता है, जिमलेट का यूज़ करता है उसको ठोकने के लिए। अगर उसको लोहे की जो है वो हथौड़े से ठोक देगा तो वो टूट जाएगी, लेकिन जिमलेट से अगर ठोकेगा तो वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो जिमलेट का यूज़ किया जाता है किस लिए, इसके लिए कि भैया ये जो चादर वगैरह है उसमें डेंट ना पड़े। ठीक है, उसके अंदर गहरा गड्ढा ना हो, इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मेलेट का यूज़ करते हैं। तो मेलेट क्या होता है, लकड़ी का एक हथौड़ा होता है। इसका कुल भार प्राय आधा या 1 किलोग्राम होता है। इसका उपयोग लोहे, तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम से बनी धात्विक चादरों, तारों आदि को सीधा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, जो धात्विक तारें वगैरह होती है उन सारों को यूज़ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो समझ आ गया होगा, लकड़ी का हथौड़ा होता है। आज की क्लास में इतना ही, और पूरा का पूरा चैप्टर तुम लोग जो है वो एक बार बुक से ज़रूर रिवाइज कर लेना, साइज़ वगैरह, क्योंकि इस क्लास में पढ़ना मतलब मान के चलो कि टाइम खराब करने वाली बात है। तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बारे में सजेशन करूँगा कि तुम लोग खुद पढ़ो उनको, ताकि तुम्हें भी मज़ा आए, समझ आए चीज़ों को। पढ़ लेना, एक आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा पर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पढ़ना जरूर है, साइज़ पढ़ना है, कितने नाप का होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, और समझ आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बैच जो है वो चल रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। और जल्द ही मान के चलो कि महीने 1.5 महीने बाद बता रहे हैं कि पेपर हो जाएगा भैया, तारीख आएगी, फार्म भरने भी स्टार्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।